दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो न सिर्फ थ्रिलर से भरपूर है, बल्कि इसमें इमोशंस का भी ऐसा तड़का है जो सीधे दिल को छू जाता है। हो सकता है कि इस कहानी के कुछ हिस्से आपसे कहीं ना कहीं जुड़ जाएं। अगर ऐसा महसूस होता हो तो हमें कमेंट में बताएं, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज बताशे गुनगुन की, जो हाल ही में होइचोई प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, जो ये साफ दिखाती है कि ये कहानी दर्शकों को पसंद आई है और इसकी क्वालिटी दमदार है। वैसे तो ये एक थ्रिलर स्टोरी है, लेकिन इसमें इमोशनल ड्रामा इतनी खूबसूरती से बुना गया है कि कहानी आपके जहन में उतरती चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो अब होती है हमारी कहानी की शुरुआत, जहां शुरुआत में हम मिथिला और अरिंदम नाम के एक पति पत्नी को देखते हैं, जो रात के समय अलग अलग जगहों पर होते हैं और एक जगह मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह से निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक अरिंदम बहुत घबराकर मिथिला को कॉल करता है और कहता है कि जहां आने को कहा था वहां मत आना। मिथिला उस वक्त एक रेंटेड प्राइवेट कार में कहीं जा रही थी। अरिंदम उसे बोलता है कि सीधे मेन रोड की ओर निकल जाओ और रास्ते में कहीं मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मिथिला को अरिंदम की बात समझ में ही नहीं आती और तभी अरिंदम का फोन कट जाता है, क्योंकि एक वैन लगातार उसका पीछा कर रही थी। अरिंदम तेजी से मिथिला की कार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो वैन मिथिला की कार को जोर से टक्कर मार देती है। मिथिला की कार बुरी तरह से उछलकर एक तरफ पलट जाती है और मिथिला बुरी तरह से घायल हो जाती है। जब अरिंदम वहां पहुंचता है तो वो मिथिला को खून से लथपथ बेहोश पाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, लेकिन मिथिला उसकी चीखों का कोई जवाब नहीं देती। अरिंदम उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और वेटिंग रूम में बैठकर चुपचाप सोचता है कि ऐसा दिन उसकी जिंदगी में आना तय था। अब सवाल ये है कि अरिंदम की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उसे पहले से ही लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब इसका जवाब जानने के लिए हमें 10 महीने पीछे जाना होगा। तो 10 महीने पहले की कहानी की शुरुआत होती है अरिंदम से, एक सीधा साधा इंसान जो हालातों से मजबूर होकर जुड़ गया पटनायक परिवार से। लेकिन ये कोई आम घराना नहीं था। बाहर से देखने में भले ही सब कुछ सामान्य लगे, पर इस परिवार के पीछे छुपा था एक खूनी और खौफनाक इतिहास। दरअसल पटनायक परिवार ने अपनी दौलत और रुतबा इंसानी खून की नींव पर खड़ा किया था। इस साम्राज्य का सिरमौर था प्रणव पटनायक, एक ऐसा शख्स जिसके लिए इंसानी जिंदगियां सिर्फ मोहरें थी। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी जगह ली उसके छोटे भाई प्रकाश पटनायक ने, जो उससे भी ज्यादा निर्दयी और लालची निकला। प्रकाश पटनायक के लिए जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वो इंसानियत को रौंदना हो या खून से हाथ रंगना। अब इस परिवार में बचे थे कुछ गिने चुने लोग। प्रकाश पटनायक खुद, प्रणव की पत्नी रूमा, उनकी बेटी पल्लवी और बेटा शुभम। पल्लवी एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की थी जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी और वो वही करती थी जो उसे सही लगता था। उसे लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना पसंद था और अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो गुस्से से पागल हो जाती थी। वहीं मरने से पहले प्रणव पटनायक ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेटी पल्लवी के नाम कर दी थी और अब उसी प्रॉपर्टी पर उसके चाचा प्रकाश की नजर थी, जो कई बार पल्लवी से वो प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन पल्लवी हर बार चालाकी से बच निकलती थी। इधर अरिंदम की जिंदगी में जो तूफान आया वो सब इसी पल्लवी की वजह से हुआ था। असल में 10 महीने पहले अरिंदम ने एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू की थी और उसी कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन था प्रकाश पटनायक। पल्लवी जो की चेयरमैन की भतीजी थी, इसलिए कॉलेज में उसका अलग ही रुतबा था। क्लास चल रही होती थी और वो सीधे क्लास में घुस जाती थी। उसे कभी भी प्रोफेसर से इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इसी बीच एक दिन वो अरिंदम की क्लास में भी आ गई। आगे की बेंच उसके लिए खाली थी। वो बिना किसी की तरफ देखे अपनी सीट पर बैठ गई और नोट्स लिखने लगी। उसका अजीब व्यवहार और गजब की खूबसूरती देखकर अरिंदम कुछ देर के लिए हैरान रह गया। उसी पल अरिंदम समझ गया कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। उसमें कुछ ऐसा है जो उसे सबसे हटकर बनाता है। क्लास खत्म होने के बाद जब सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तब भी पल्लवी वहीं चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है। ये देखकर अरिंदम उसके पास जाता है और बोलता है कि कोई परेशानी है क्या, लेकिन पल्लवी कोई जवाब नहीं देती और अचानक वो रोने लगती है। अरिंदम ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन पल्लवी बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान देती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। जाने से पहले वो एक बार पीछे मुड़कर अरिंदम की तरफ देखती है। उसकी वो नजरें अरिंदम के दिल में कहीं गहराई तक उतर जाती हैं।
अब अगले दिन जब पल्लवी कॉलेज आती है तो फिर से अरिंदम से उसकी नजरें मिलती हैं। वो अरिंदम की तरफ देखते हुए चलती है और फिसलकर नीचे गिर जाती है। उसका घुटना छिल जाता है और खून निकलने लगता है। ये देखकर अरिंदम भागकर उसके पास आता है और पल्लवी की चोट को देखकर वो घबरा जाता है। अरिंदम की चिंता देखकर पल्लवी बहुत भावुक हो जाती है। उसे याद आता है कि जब उसके पापा जिंदा थे तो वो भी उसकी चोट लगने पर ऐसे ही घबरा जाया करते थे। पल्लवी को अरिंदम में अपने पापा की झलक दिखती थी। उसी पल से पल्लवी अरिंदम को अपना मानने लगती है। उसी पल से वो उससे प्यार करने लगती है। बिना बताए ही वो अरिंदम को पाने की इच्छा रखने लगती है। वहीं अरिंदम का दोस्त शाउन भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, तो शाउन अरिंदम को सावधान करता है कि ये पल्लवी चेयरमैन की भतीजी है। पहले वो बनारस के एक कॉलेज में थी, वो वहाँ से झगड़ा करके आई है। बहुत ही गुस्सैल लड़की है। लेकिन अरिंदम हंसकर शाउन की बात को टाल देता है। इधर पल्लवी अब अरिंदम से तुम कहकर बात करने लगती है। एक दिन वो अरिंदम के पास आकर बोलती है कि मुझे एक लेसन समझा दो। अरिंदम कहता है कि क्लास में समझा दूंगा। पल्लवी कहती है, जब मैं छोटी थी और कोई बात समझ में नहीं आती थी तो मेरे पापा मुझे किसी खूबसूरत जगह पर ले जाकर समझाते थे। अरिंदम जवाब देता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। पल्लवी कहती है, तुम जैसा कोई भी मेरे लिए इतना केयरिंग नहीं है। मैं तो ऐसी केयरिंग की आदत में ही नहीं हूँ। पल्लवी की बातें सुनकर अरिंदम थोड़ा अजीब महसूस करता है। फिर भी वो मना नहीं कर पाता और उसे एक सुंदर सी जगह ले जाकर लेसन समझा देता है। पल्लवी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनती रहती है। इसी बीच पुलिस एक बोट पर बॉम्ब ब्लास्ट करती है। उस बोट में मुन्ना नाम का लड़का होता है। मुन्ना पुराने समय में प्रणव पटनायक का सबसे खास आदमी था। उसके खिलाफ 11 मर्डर चार्ज और 3 राजनीतिक हत्या के केस दर्ज थे। प्रणव अब जिंदा नहीं है, लेकिन मुन्ना पल्लवी को अपनी बहन जैसा मानता है। मुन्ना नदी के रास्ते पल्लवी से मिलने आ रहा था, लेकिन अब वो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। पुलिस उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहती है, जिंदा या मरा हुआ। पुलिस को ये खबर प्रकाश ने दी थी। उसे मुन्ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अगर मुन्ना पल्लवी के पास रहता तो पल्लवी और भी मजबूत बन जाती। प्रकाश ने कई बार मुन्ना को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से असफल रहा। करीब 14 साल पहले एक रात प्रणव के लोग एक लड़के को बोरे में बंद करके लाए थे। उसे बहुत पीटा गया, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं टूटा और वही लड़का था मुन्ना। दूसरी तरफ वर्तमान में एक रात पल्लवी प्रोफेसर क्वार्टर में पहुंच जाती है। अरिंदम की नौकरी अब तक परमानेंट नहीं हुई थी, इसलिए वो शाउन के क्वार्टर में रहता था। इतनी रात को पल्लवी को देखकर अरिंदम और शाउन दोनों हैरान रह जाते हैं। पल्लवी बार बार अरिंदम को तुम कहकर बुला रही थी। शाउन उसे टोकता है कि आप कहकर बोलो, वो तुम्हारे टीचर हैं। इस पर पल्लवी झल्ला जाती है और बोलती है कि चलो बात करने बाहर चलते हैं। क्वार्टर से बाहर आकर पल्लवी बोलती है कि यहाँ रहकर तुम्हें जरूर बहुत दिक्कत होती होगी। अरिंदम जवाब देता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब नौकरी पक्की हो जाएगी तो अपना क्वार्टर मिल जाएगा। पल्लवी बोलती है कि तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम हमारे गेस्ट हाउस में रहोगे, वहाँ सब सुविधाएं मिलेंगी। अरिंदम मना कर देता है, पर पल्लवी फिर भी जिद करती है। जब अरिंदम फिर भी मना करता है तो पल्लवी बहुत गुस्से में आकर अपने ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मतलब वो अपना गुस्सा ऐसे निकालती है। अरिंदम समझ जाता है कि पल्लवी कितनी गुस्सैल और जिद्दी लड़की है। पल्लवी अरिंदम से बोलती है कि जब मैं कुछ बोलती हूँ तो वो एक ही बार में सुनना चाहिए, वरना मेरा मूड खराब हो जाता है। इतना कहकर पल्लवी चली जाती है। उसी समय शाउन के क्वार्टर की बिजली चली जाती है, पर ये बिजली अपने आप नहीं गई थी, लाइन काटा गया था। ये काम मुन्ना ने किया था। इसका मतलब यह है कि बॉम्ब ब्लास्ट में मुन्ना मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा है। अरिंदम ने पल्लवी की बात नहीं मानी, इसलिए मुन्ना ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अगले ही दिन कॉलेज के प्रिंसिपल अरिंदम को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हर शनिवार और रविवार हमारे कॉलेज में ओपन यूनिवर्सिटी की क्लास होती है, मैं तुम्हें वहाँ के हिस्ट्री क्लास के लिए रेफर कर रहा हूँ। अरिंदम जवाब देता है कि उस दिन मैं घर जाता हूँ, क्लास नहीं ले पाऊंगा। प्रिंसिपल बोलते हैं, इस क्लास के लिए मैंने तुम्हारा नाम कंफर्म कर दिया है। अरिंदम समझ जाता है कि उसे जबरदस्ती वीकेंड में भी रोका जा रहा है और इसके पीछे किसी और का हाथ है। वो पूछता है कि क्या आप मुझे रेफर कर रहे हैं या बात कुछ और ही है। इस पर प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं देते। अरिंदम समझ जाता है कि इसके पीछे पल्लवी का ही हाथ है। उसका शक सही साबित होता है। पल्लवी ने ही प्रकाश से कहा था कि अरिंदम को रोका जाए, और अब इन सब बातों से अरिंदम बहुत ही चिढ़ जाता है। उसकी पत्नी मिथिला जब उसे कॉल करती है तो वो चिढ़कर बोलता है, इस कॉलेज में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, कभी कभी तो दम घुटने लगता है। मिथिला समझाने की कोशिश करती है, अरे नई जगह में एडजस्ट करने में समय लगता है, कॉलेज के लोगों को नाराज किए बिना उनकी बातों के हिसाब से चलने की कोशिश करो, इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अरिंदम बोलता है कि इसी वजह से तो मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा, सब सह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एडजस्ट करने की।
असल में अरिंदम की माँ का कैंसर का इलाज चल रहा था। हर महीने इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। इसी वजह से अरिंदम चुपचाप सब सहकर नौकरी कर रहा था। जब अरिंदम मिथिला से बात कर रहा होता है तभी पल्लवी वहाँ आ जाती है। वो पीछे से अरिंदम को आवाज देती है। पल्लवी को देखकर अरिंदम तुरंत फोन काट देता है। पल्लवी बहुत ही जिज्ञासा से पूछती है कि किससे बात कर रहे थे। अरिंदम गुस्से में बोलता है, हम छोटे शहर में पले बड़े मिडिल क्लास के लड़के हैं। हमने बचपन से ये बात अच्छी तरह से समझी है कि अमीर लोग दिल की मर्जी से जो कहते या करते हैं उसके सामने हम कभी टिक नहीं सकते, इसलिए उनसे दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर है। और मिडिल क्लास लड़कों के मन में क्या चलता है ये तुम जैसे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, और समझने के लिए तुम्हें हमारे लेवल तक नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये दिखावे वाला प्यार बंद करो। इतना कहकर अरिंदम वहाँ से चला जाता है। पल्लवी उसकी बातें सुनकर बस चुपचाप मुस्कुरा देती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी थोड़ी देर बाद तुषार नाम का एक लड़का पिकअप वैन लेकर प्रोफेसर क्वार्टर में आ जाता है। बिना कुछ कहे वो अरिंदम का सामान उठाकर वैन में रखने लगता है। अरिंदम कुछ समझ नहीं पाता। फिर तुषार उसे प्रकाश से फोन पर बात करवाता है। असल में तुषार प्रकाश का ही आदमी था। प्रकाश अरिंदम से बोलता है, मुझे पता है तुम्हें क्वार्टर में रहने में दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम्हारे लिए खास इंतजाम किया है। तुम तुषार के साथ चलो, बाकी तुषार समझा देगा। अरिंदम समझ जाता है कि ये सब पल्लवी ने प्रकाश से कहकर करवाया है, क्योंकि प्रकाश कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन है। अरिंदम उसकी बात को टाल नहीं सकता। वो मजबूरी में तुषार के साथ पल्लवी के घर के गेस्ट हाउस में चला जाता है। अरिंदम को देखकर पल्लवी बहुत खुश हो जाती है। दूर से पल्लवी की माँ रूमा और चाचा प्रकाश भी ये देखकर मुस्कुराते हैं। प्रकाश रूमा से बोलता है, पल्लवी को एक नया खिलौना मिल गया है, उसे उसके हिसाब से खेलने दो। पल्लवी जितनी व्यस्त रहेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ये खेल चलने दो और लड़के को भी जिंदा रखना होगा। वहीं अरिंदम को पाकर पल्लवी फूली नहीं समाती। वो उसे नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह पर ले जाती है। पल्लवी बोलती है, बचपन से मैंने जिसे भी अपने पास रखना चाहा वो मुझसे छिन गया, लेकिन जब तुम मुझ पर गुस्सा हुए तब मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा तुम मेरे अपने हो। तुम्हें तुम कहकर बुलाया कोई गलती नहीं की, अच्छा ही किया, और वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अरिंदम बोलता है, देखो मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ। पल्लवी उसे बीच में रोककर बोलती है, नहीं तुम साधारण नहीं बहुत खास हो, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो। बातों बातों में पल्लवी अरिंदम के बहुत ही करीब आ जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर अरिंदम बिल्कुल चुप हो जाता है। उसी रात वो शाउन से मिलने जाता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि पल्लवी चेयरमैन की भतीजी है, अगर उससे अच्छे से पेश आऊंगा तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, इसलिए उसके हर बर्ताव को सह लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार कर बैठेगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस इतना समझ पा रहा हूं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। ऐसे चलता रहा तो मैं मिथिला को क्या जवाब दूंगा। शाउन उसकी बातों को मजाक में लेता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस नदी के रास्ते एक ट्रक को पकड़ती है। ट्रक में अवैध शराब जा रही होती है। प्रकाश को जब ये खबर मिलती है तो वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करके पूछता है, ये जानकारी किसने लीक की? तो पुलिस ऑफिसर कोई जवाब नहीं देता। इधर पल्लवी का बर्थडे आता है। बड़े धूमधाम से पार्टी होती है। अरिंदम को भी जबरदस्ती पार्टी में बुलाया जाता है। पार्टी में पल्लवी ने जो ड्रेस पहनी थी वो ठीक वैसी ही थी जैसी मिथिला ने एक बार अरिंदम के लिए पहनी थी। अब ये देखकर अरिंदम और भी असहज महसूस करता है, लेकिन पल्लवी खुश थी। अरिंदम की मौजूदगी ही उसके लिए बर्थडे गिफ्ट था। वो बोलती है कि तुम मेरे लिए जो हो वो दुनिया के किसी गिफ्ट से कम नहीं। आज का दिन मेरे लिए खास है क्योंकि तुम मेरे पास हो। इधर मिथिला को भी ये सब धीरे धीरे पता चलने लगता है। वो बहुत उदास रहने लगती है। अरिंदम का व्यवहार भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो फोन पर पहले जैसी बात नहीं करता, जल्दी फोन काट देता है। मिथिला को लगने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। एक रात पल्लवी अरिंदम के कमरे में आ जाती है। वो बोलती है कि बचपन से मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जो चाहा खुद ही ले लिया। तुम्हें मैं जबरदस्ती नहीं ले सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओ। अरिंदम चुपचाप उसकी बातें सुनता है। फिर पल्लवी धीरे से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरिंदम बोलता है, मैं शादीशुदा हूँ। पल्लवी जैसे कुछ देर के लिए चौंक जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बोलती है कि फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी कौन है, तुम सिर्फ मेरे हो और रहोगे। उस रात पल्लवी पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपनी माँ रूमा के पास जाकर फूट फूट कर रोती है। रूमा उसे समझाती है कि अगर कोई चीज जबरदस्ती ना मिले तो उसे पाने का और तरीका ढूंढना पड़ता है। इस दुनिया में हर चीज पैसे और ताकत से मिल सकती है। तुम भी सोचो तुम क्या कर सकती हो। इधर मुन्ना अपने आदमियों के साथ मिलकर शहर के एक गेस्ट हाउस में छुपा होता है। वो किसी प्लान की तैयारी कर रहा होता है। उसे अब पता चल चुका था कि पल्लवी का मन किसके लिए धड़क रहा है, इसलिए अब वो अरिंदम को किसी भी कीमत पर नुकसान होने नहीं देगा। अगले दिन अरिंदम कॉलेज जाता है,
लेकिन वहाँ पल्लवी पहले से ही मौजूद होती है। वो क्लासरूम में अकेली बैठी होती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अरिंदम जैसे ही आता है, पल्लवी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि आज तुम क्लास नहीं लोगे। अरिंदम कुछ नहीं कहता। पल्लवी उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है कि तुमने कल रात जो कहा वो सच था। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, ये भी सच है, लेकिन प्यार सिर्फ एक बार होता है और मुझे तुमसे हो गया है। अब तुम मेरे बिना रह भी नहीं पाओगे। तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम क्या हो मेरे लिए। अरिंदम बोलता है, तुम्हारा ये सब कहना और करना मेरे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मैं पहले से ही बहुत दबाव में हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है, घर की हालत ठीक नहीं है, और अब ये सब। पल्लवी बीच में बोलती है, तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ का इलाज चाहिए ना, मैं करवाऊंगी। घर की जरूरतें हैं, मैं सब पूरा करूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना होगा, सिर्फ मेरा बनना होगा। अरिंदम चुप हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे इस जाल से बाहर निकले। उसी दिन शाम को उसे अपने दोस्त शाउन का कॉल आता है। शाउन बोलता है, भाई तुझे शायद नहीं पता कि पल्लवी सिर्फ तुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो तुझे पाना चाहती है। उसके लिए तू एक जिद बन चुका है, और जो चीज पल्लवी की जिद बन जाती है वो फिर किसी की नहीं रहती। अरिंदम बोलता है, तो मैं क्या करूं? सब छोड़ दूं या फिर अपनी जिंदगी खत्म कर लूं? शाउन बोलता है, नहीं रे पागल, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। तू बस संभल कर रहे, उसके हर कदम पर सोच समझ कर रिएक्ट कर। उसी रात अरिंदम को पल्लवी के घर से एक कॉल आता है। बताया जाता है कि पल्लवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अरिंदम दौड़कर गेस्ट हाउस पहुंचता है। वहाँ पाता है कि पल्लवी बेहोश पड़ी है। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि उसे बहुत स्ट्रेस हो गया है, शायद उसे कोई मानसिक झटका लगा है। ये सब देखकर अरिंदम पूरी तरह से हिल जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने पल्लवी को और नाराज किया तो पल्लवी अपनी जान भी ले सकती है। अब वो और भी उलझ जाता है। अगले दिन अरिंदम कॉलेज नहीं जाता। वो गेस्ट हाउस में बैठकर लगातार सोचता रहता है। उसी वक्त तुषार उसके लिए चाय लेकर आता है। अरिंदम उससे पूछता है, तुम यहाँ सबके लिए काम करते हो? तुषार बोलता है, हाँ साहब, जो जरूरत होती है कर देता हूँ। अरिंदम पूछता है, तुम पल्लवी को कब से जानते हो? थोड़ी देर सोचकर तुषार बोलता है, बहुत सालों से, जब वो बहुत छोटी थी तब से। अरिंदम फिर पूछता है, क्या वो हमेशा ऐसी थी? तो तुषार चुप हो जाता है। कुछ समय बाद तुषार धीरे से बोलता है, बचपन में वो बहुत अकेली थी। उसके पापा बहुत बिजी रहते थे, माँ सिर्फ पार्टी करती थी, और जब पापा की मौत हुई तब वो पूरी तरह से टूट गई। उसी दिन से वो किसी को खोने से डरने लगी। जो चाहती है उसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। अरिंदम उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। अब वो थोड़ा थोड़ा पल्लवी को समझने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को उससे जोड़ नहीं पाता। उसी रात अरिंदम अपनी माँ से फोन पर बात करता है। माँ बोलती है, बेटा तू बहुत बदल गया है, तेरी आवाज से लगता है कि तू बहुत परेशान है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना तू? अरिंदम बोलता है, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। माँ बोलती है, थक गया है तो घर जा, तेरी बीवी भी तुझे बहुत याद कर रही है, कम से कम कुछ दिन तो साथ बिता ले। अरिंदम का दिल बैठ जाता है। उसे याद आता है मिथिला का चेहरा, उसकी बातें, उसका साथ। उसी वक्त वो फैसला करता है कि अब और नहीं, मुझे ये सब खत्म करना ही होगा। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ वो मुझे और मेरी जिंदगी दोनों को खत्म कर देगा। अगले दिन सुबह वो शाउन के पास जाता है। वो बोलता है कि मुझे वापस जाना है, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अपनी बीवी अपनी माँ के पास लौटना है। शाउन बोलता है, तू बिल्कुल सही सोच रहा है, लेकिन भागने से पहले सब कुछ ठीक से प्लान कर, क्योंकि पल्लवी इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं देगी, और उसका चाचा प्रकाश वो और भी खतरनाक है। अरिंदम बोलता है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं ये जगह छोड़ दूंगा, अब और नहीं। अब अरिंदम जब गेस्ट हाउस लौटता है तो देखता है कि पल्लवी वहाँ नहीं है। तुषार बताता है, मैडम सुबह से अपने कमरे में नहीं है, ड्राइवर भी नहीं बता पा रहा कि वो कहाँ गई है। अरिंदम थोड़ा घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं पल्लवी ने कुछ कर तो नहीं लिया। तभी तुषार बोलता है कि एक जगह हो सकती है जहाँ वो गई हो। बचपन से जब भी उसका मूड खराब होता है तो वो वहाँ जाती है। अरिंदम पूछता है कि कहाँ? तो तुषार बताता है कि नदी किनारे वही पुराने घाट पर। अरिंदम तुरंत बाइक लेकर वहाँ पहुँचता है। वहाँ पल्लवी अकेली बैठी होती है चुपचाप। उसके बाल खुले हुए होते हैं, आंखें लाल होती हैं। वो पानी की तरफ देखती रहती है। अरिंदम धीरे से पास जाता है और बोलता है, सब ठीक है? पल्लवी उसकी तरफ बिना देखे बोलती है, कभी कभी सोचती हूँ अगर इस दुनिया में ना होती तो क्या फर्क पड़ता। अरिंदम शांत होकर सुनता है। पल्लवी बोलती है, जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, जिसे अपना कहा उसने छोड़ दिया, अब क्या बचा है। अरिंदम धीरे से बोलता है, तुम खुद को खत्म करने की बात मत करो, जिंदगी एक बार मिलती है, तुम बहुत खास हो, तुम्हें कोई और समझे या ना समझे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। पल्लवी पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, तो क्या तुम अब भी यही बोलोगे कि तुम मुझ
मुझसे प्यार नहीं करते। अरिंदम चुप रहता है। उसके चेहरे पर मजबूरी और दुख साफ झलकता है। उसी वक्त एक आदमी झाड़ियों के पीछे से उनकी फोटो ले रहा होता है। वो तस्वीरें सीधे प्रकाश को भेजी जाती हैं। प्रकाश फोन पर देखता है कि पल्लवी और अरिंदम अकेले पास में बैठे हुए हैं। ये देखकर प्रकाश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है, अब बहुत हो गया, अब इस लड़के को सबक सिखाना होगा। इससे पहले कि वो और अंदर घुस जाए, इसे खत्म करना ही ठीक रहेगा। अगली सुबह अरिंदम कॉलेज जाता है, लेकिन वहाँ माहौल बदला बदला सा होता है। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और कोई उससे बात तक नहीं करता। वो समझ जाता है कि जरूर कोई बात फैल गई है। तभी प्रिंसिपल उसे बुलाते हैं और बोलते हैं, हमें शिकायत मिली है कि आप एक स्टूडेंट के साथ अनुचित संबंधों में हैं। आपकी तस्वीरें सामने आई हैं। कई टीचर्स ने इसकी पुष्टि भी की है। आप जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं होती कॉलेज में क्लास नहीं ले सकते। अरिंदम एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल जवाब देते हैं, आप अपनी सफाई जांच कमेटी के सामने दीजिए, फिलहाल आप छुट्टी पर जाइए। अरिंदम गुस्से में कॉलेज से बाहर निकलता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसी वक्त उसे शाउन का कॉल आता है। शाउन बोलता है, मुझे पता है कि सब तेरे खिलाफ हो गया है, तो पल्लवी से बात कर, शायद वही कुछ कर सके। अरिंदम उसी वक्त पल्लवी के घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि पल्लवी अपने कमरे में बैठी रो रही है और उसकी माँ रूमा चुपचाप बैठी है। अरिंदम अंदर जाकर बोलता है, ये सब तुम्हारे चाचा का किया हुआ है ना? उन्होंने मेरी तस्वीरें फैलवाई, मेरी नौकरी खतरे में है, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पल्लवी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ रोती रहती है। अरिंदम बोलता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो कुछ करो, मैं अब बर्बाद नहीं होना चाहता। मैं अपनी बीवी, अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाता हूँ। तुम्हारे प्यार की कीमत मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। पल्लवी धीरे से बोलती है, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहा था, लेकिन शायद मैं भी गलत थी। मैं चाचा से बात करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरिंदम वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसी रात प्रकाश अपने लोगों से बोलता है, अब ये लड़का हमारे रास्ते की रुकावट बन गया है। कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना चाहिए या फिर जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगली सुबह अरिंदम गेस्ट हाउस से जल्दी निकलता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुँचता है, दो गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। एक बोलता है, बहुत उड़ रहा है तू कॉलेज मास्टर बनकर, अब उड़ने का वक्त खत्म हो गया है। अरिंदम समझ जाता है कि ये प्रकाश के भेजे हुए लोग हैं। अरिंदम कुछ कहता उससे पहले ही एक गुंडा उसे घूसा मार देता है। वो जमीन पर गिर जाता है। दोनों गुंडे मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं। तभी एक बाइक की आवाज आती है। मुन्ना वहाँ पहुँच जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, उसे छोड़ दो। दोनों गुंडे पीछे हटते हैं। मुन्ना उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटता है कि वो भाग जाते हैं। फिर वो अरिंदम को सहारा देकर उठाता है और बोलता है, भाई साहब आप ठीक है? अरिंदम दर्द से कराहते हुए बोलता है, तुम कौन हो? मुन्ना मुस्कुराकर बोलता है, नाम नहीं जानना चाहिए, बस इतना समझो कि जिसने तुम्हें तकलीफ दी वो अब नहीं बचेगा। मुन्ना अरिंदम को अंदर लेकर जाता है। इसके बाद तुषार डॉक्टर को बुलाता है। पल्लवी जब ये देखती है तो टूट जाती है। वो अपने चाचा प्रकाश से लड़ पड़ती है और बोलती है, आपने जो किया वो माफ नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने मेरे प्यार को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। आप मेरे लिए मर चुके हैं। प्रकाश गुस्से से कांपने लगता है और बोलता है, अगर ये लड़का तेरे लिए इतना ही जरूरी है तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि पल्लवी को भी किडनैप कर लिया जाए। दूसरी तरफ अब अरिंदम थोड़ा ठीक हो चुका होता है। वो जैसे ही बाहर आता है उसे पता चलता है कि पल्लवी घर पर नहीं है। तुषार बताता है कि वो सुबह से कहीं गई है। तभी मुन्ना आकर बोलता है, लगता है वो लोग अब पल्लवी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरिंदम घबरा जाता है। वो तुरंत शाउन को कॉल करता है। शाउन बोलता है, मैंने सुना है कि प्रकाश ने कुछ प्लान किया है, पर कोई कुछ साफ नहीं बता रहा। तभी मुन्ना बोलता है, एक जगह हो सकती है जहाँ वो लोग अपने सारे गंदे काम करते हैं। नदी किनारे पुरानी फैक्ट्री के पास एक गोदाम है और वो लोग अपने दुश्मनों को वहीं ले जाते हैं। अरिंदम बोलता है, चलो वहीं चलते हैं। तीनों मिलकर अब उस जगह पहुँचते हैं। वहाँ सच में पल्लवी बंधी होती है। 4 गुंडे उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। मुन्ना एक इशारे में 2 को काबू कर लेता है। अरिंदम और शाउन बाकी को संभालते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद पल्लवी को आजाद करा लिया जाता है। पल्लवी को आजाद कराने के बाद सब लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। पल्लवी अरिंदम को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती।
अरिंदम उसे चुप कराता है और बोलता है, अब सब ठीक है, अब हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, हम सब बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और नहीं। शाउन बोलता है, मैं सब इंतजाम करता हूँ। इसके बाद अरिंदम, पल्लवी और मुन्ना एक पुराने दोस्त की मदद से शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन प्रकाश भी चुप नहीं बैठता। उसे जैसे ही खबर मिलती है कि पल्लवी भाग रही है, वो अपने सबसे खतरनाक आदमी को भेजता है। उसे आदेश देता है कि चाहे जो हो जाए उन तीनों को रोकना है। तभी हम देखते हैं कि शहर के बस स्टैंड पर पल्लवी अरिंदम का हाथ थामे बैठी होती है। मुन्ना टिकट लेने गया होता है, तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। अरिंदम पल्लवी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। पल्लवी चिल्लाती है, कोई बचाओ। तभी मुन्ना लौटता है और गुंडों को जमकर मारता है, लेकिन एक गुंडा चाकू निकालकर पल्लवी की तरफ बढ़ता है। गुंडा जैसे ही पल्लवी पर चाकू से वार करता है, मुन्ना बीच में आ जाता है। चाकू मुन्ना के पेट में लग जाता है और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अरिंदम चिल्लाता है, जिसके बाद मुन्ना फिर से गुस्से में उठकर बाकी गुंडों को मार गिराता है। पुलिस भी तब तक वहाँ पहुँच जाती है। गुंडों को पकड़ लिया जाता है। पल्लवी रोते हुए मुन्ना को गोद में उठाती है और बोलती है, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मुन्ना मुस्कुराकर बोलता है, दीदी अब आप खुश रहो, आप ही मेरी दुनिया थी। और इतना कहकर उसकी सांसें थम जाती हैं। अरिंदम और पल्लवी के लिए ये सबसे बड़ा झटका होता है। एक मासूम जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया और अब वो नहीं रहा। उधर पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाती है। गुंडों की पूछताछ में अब साफ हो जाता है कि प्रकाश ही मास्टरमाइंड था। अगले ही दिन पुलिस प्रकाश को अरेस्ट कर लेती है। इधर पल्लवी टूट चुकी होती है, लेकिन अब वो किसी के सहारे की मोहताज नहीं रहना चाहती। वो अरिंदम से कहती है कि अब मैं जाना चाहती हूँ, कहीं दूर जहाँ मैं खुद को फिर से ढूंढ सकूं। अरिंदम उसकी बातों को समझता है और बोलता है, वो जिंदगी हमें जबरदस्ती दी गई थी, अब वो हमें छोड़नी होगी, हमें अपनी नई जिंदगी खुद बनानी होगी। कुछ दिन बाद पल्लवी अपना सारा सामान समेटकर शहर छोड़ देती है। वो अकेले नई जगह पर रहने लगती है। वहाँ वो एक एनजीओ से जुड़ जाती है, जहाँ वो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों की मुस्कान में उसे अपने पुराने जख्मों पर मरहम मिल जाता है। उधर अरिंदम भी वापस अपने गाँव लौट जाता है। माँ और मिथिला उसे देखकर बहुत खुश होती है। मिथिला कुछ नहीं पूछती, बस उसका हाथ थाम लेती है। अरिंदम अब पूरी तरह से परिवार के साथ समय बिताता है, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक चेहरा उभर आता है जो बहुत कुछ कहना चाहकर भी चुप रह गया था। वही चेहरा जिसे वो कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया था। उधर पल्लवी हर दिन खुद को बेहतर बनाने में जुटी रहती है। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिलती है और वो अरिंदम की होती है। उसमें लिखा होता है कि तुम जो हो वैसी ही सबसे खूबसूरत हो। जो प्यार तुमने दिया वो कोई और नहीं दे सकता था। शायद हम साथ नहीं रह सके, लेकिन तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी था। पल्लवी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। शायद कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी पूरे होते हैं और कुछ प्यार बिना मिले भी जिंदगी भर साथ चलते हैं। हवा में गुनगुनाहट ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये उन जज्बातों की कहानी थी जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। अधूरी चाहतें, मजबूरियां, मोहब्बतें जो मिलने के बाद भी साथ नहीं चल पाती। पल्लवी, अरिंदम, मिथिला और मुन्ना जैसे किरदार हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना जरूरी होता है। कभी प्यार कुर्बानी मांगता है, कभी हालात समझदारी, और कभी वक्त हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ से लौटना आसान नहीं होता। पर हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए खुद को फिर से जोड़ने का, खुद को फिर से जीने का। और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। शायद अधूरी सी पर दिल से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, आपको ये शानदार कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।